सो नाउ एनएफएल एंड आरसीएफ, हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टॉक्स के ऊपर जो कि बजट फ्रेंडली कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं और स्टॉक्स जो है वो ऑल टाइम हाई के तकरीबन पास ही चल रहे हैं, बट हायर साइड ये टिक नहीं पा रहे हैं ये सभी स्टॉक्स। चाहे आप एनएफएल देख लीजिए, आरसीएफ देख लीजिए, चंबल देख लीजिए। और अभी कुछ दिन पहले हमने दीपम के ऊपर बात करी थी कि कैसे दीपम बता रहे हैं सरकार को कि आप स्टेक सेल करके इतना पैसा जुटा सकते हैं। स्टेक सेल में फैक्ट का सबसे बड़ा यहाँ पर नाम है। अगर आप देखें एग्री के अंदर सबसे बड़ा पैसा यहीं से जुट सकता है। गवर्नमेंट यहाँ पर जो है ना वो पैटर्न पहुंच चुका है, आपके सामने रख भी चुके हैं, बट यहाँ पर अभी देखिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। इवन बजट आ गया है तो कोई स्टेक सेल का यहाँ पर बात ही नहीं है। रही कितने दिन गए, आज 11 तारीख है, 23 तारीख को बजट है, ऑलमोस्ट 12 दिन रह गए हैं। 12 दिन में यहाँ पर जो है बीच बीच में छुट्टियां भी पड़ेंगी सैटरडे संडे की, सो दैट यहाँ पर जो है आपके सामने बजट आपके सामने बस आ ही गया। सो दैट मार्केट काफ़ी यहाँ पर जो है ना एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल हो सकता है बिकॉज ऑफ ये लास्ट ट्रिगर है। आप देख सकते हैं इंटरिम बजट निकल गया, इलेक्शन निकल गया, उसके बाद अभी ये है। तो पीएसयूज में जो है ना वो साइक्लिकल यहाँ पर जो है ना रैली हो रही है। अगर आप देखें एग्रीकल्चर में भी बढ़ावा आ गया, फिर अभी डिफेंस में बहुत तेज़ी से बढ़ गया, फिर अभी यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स भी चमकने लगे, अभी यहाँ पर एनबीएफसी चमक रही हैं, फिर यहाँ पर हो सकता है एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और देखिए बजट में हर साल कुछ ना कुछ आता है। अभी क्या है, अभी यहाँ पर बताया गया है कि ये बजट जो है ना वो अब तक का सबसे बेहतरीन बजट होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। सो दैट ये इसीलिए कहीं ना कहीं एक्शन जो है वो बना हुआ भी है। अब अगर आप देखेंगे एग्री के ऊपर तो हर साल कुछ ना कुछ बोला जाता है, लेकिन एग्री के ऊपर अगर इस बार कुछ डिफरेंट बोला जाता है जो कि पॉजिटिव होता है तो फिर ये स्टॉक जो है ना वो रुकेंगे नहीं। फिर तो बाकी जो रेलवे स्टॉक है वो सब तो ऑलरेडी रैली दिखा चुके हैं। पूरा ध्यान कहीं ना कहीं एग्री स्टॉक्स पर चला जाएगा और यहाँ पर एग्री स्टॉक जो है वो सस्ते भी है। और देखिए एग्री स्टॉक्स में ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आप देखें एनएफएल के साथ, एनएफएल लीडरशिप हासिल है पूरे सेक्टर में, पूरे एग्री सेक्टर में। अगर आप सेल्स के ऊपर बात करें तो सबसे बड़े यही आते हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात आई जिससे यहाँ पर अर्निंग पर शेयर बनता है, वहीं पर ये सब आरसीएफ, ये एनएफएल, ये सब पिटे जाते हैं। इक्का दुक्का स्टॉक ही हैं जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही हैं, बट एनएफएल और ये आरसीएफ इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली। इनकी सेल्स तो बहुत बड़ी है, बट यहाँ पर प्रॉफिट की जब बात आती है ना तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है ना बहुत ही छोटी निचली दिखाई देती है। इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है ना वो ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा खासा डिविडेंड भी गवर्नमेंट को दे सकते हैं और अगर वैल्यूएशन बढ़ेगी तो आप आगे चलकर स्टेक बेच कर पैसा टाइम पर जुटा भी सकते हैं। यही ऐसे ही पैसे जुटाए जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये तो एक सही बात समझ में आ रही है। निचले भाव पर जब भी शेयर मिले गवर्नमेंट बाई करे, ऊपर यहाँ पर जो है ना जब एक अच्छी खासी यहाँ पर वैल्यू बन जाए सेल करिए, वो पैसा जो है वो बजट में काम आता है, देश के लिए काम आता है। तो इसी ही तरीके से साइकिल चलती है। 48.26 का यहाँ पर पी रेशियो देखने को मिलता है जो कि इंडस्ट्री पीयर के पास है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है ना, समझ में आता है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू 2.83 टाइम है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल्स ऊपर है, बट प्रॉफिट की जब बात आती है तो बिल्कुल यहाँ पर ठंडा प्रदर्शन है। इसीलिए कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर में एक जोरदार तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अगर ये ईपीएस उछल जाए ना तो फिर कहना क्या, ये इन स्टॉक्स का ना जो एक लंबा टाइम पीरियड जो है वो एक इनलाइन में ही निकल गया। भाई कुछ देखा तो है नहीं इन स्टॉक्स में, कोई तेजी तो दिखाई नहीं, कई सालों से देख रहा हूँ। तो वो यहाँ पर ना वो शायद टाइम खत्म हो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स चल पड़े, इनमें कोई कमी थोड़ी है। ये क्या कमा नहीं रहे हैं क्या, या इनकी मेहनत की कमाई ना हो, तो वो एक अलग बात। मार्केट यहाँ पर जो है ना अपने को एक वैल्यूएशन देते हुए आएगा नजर। अब जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ सेल्स की हम बात करेंगे, फैक्ट का सबसे छोटा सेल्स है 5,054 करोड़ रुपए, लेकिन मार्केट कैप में भाई साहब ये बहुत बड़ी कंपनी आती है। सबसे बड़ी यही है, 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप तो इन्हीं की है। इसीलिए तो सरकार का जो डंडा है ना वो इधर ज़्यादा चल रहा है, उधर कम है। अब आप देखोगे कोरोमंडल तो खैर ये अपनी अलग कंपनी हुई। चंबल फर्टिलाइजर देखिए 17,900 और मोटा मोटा यहाँ पर 18,000 करोड़ की सेल्स है 2024 मार्च के हिसाब से। आरसीएफ 16,981, 17,000 करोड़ के आसपास का। जो आपका यहाँ पर जो है ना आपके सामने एनएफएल है वो 23,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर सेल्स है। तो इस बात से आप समझिए कि ये कंपनियों की सेल्स बहुत है, बट प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात आती है ना तो कई सारी कंपनियां लॉसेस में भी है। अब जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर स्टॉक ज़्यादा बेहतर होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वो चंबल फर्टिलाइजर जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। बात क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। एनएफएल के कंपैरिजन, आरसीएफ के कंपैरिजन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है,
तो एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि चंबल फर्टिलाइजर कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकता है। इवन पी रेशियो के हिसाब से भी अच्छा है और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी अच्छा है। तो दोनों एक ना फैक्टर बन रहे हैं कि चंबल फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है एग्रीकल्चर के अंदर आगे चलकर, पॉसिबल है। आरसीएफ देखिए तो 227 करोड़ का प्रॉफिट है पूरे साल का, जब सेल्स आपकी कहाँ पर है उसका 1% भी आपके पास यहाँ पर जो है, माफ़ कीजिएगा, जो सेल्स है उसका सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ही यहाँ पर जो है आपके सामने प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन ये कोई प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी हुई यार, पूरे साल का ये हाल है। और यही हाल कुछ एनएफएल का भी है, यही प्रॉफिटेबिलिटी कुछ। तो समझ रहे हैं ना, जब तक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी ना तब तक वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगी। ऑलरेडी सही ठीक ठाक वैल्यूएशन के आसपास तो घूम ही रहे हैं। फिर मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है, ठीक है, 2-3 गुना होने में टाइम भी कितना लगता है, लेकिन उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी खींचना चाहिए। अब ऐसे ही स्टॉक में लिक्विडिटी डालकर खींच तो देंगे, लेकिन जब लिक्विडिटी बाहर निकलेगी तो फिर मतलब ही क्या। तो ये चीज़ है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखो तो 2.76, 2.67 और इसी के आसपास जो है आपका एनएफएल का मिल जाता है 2.50 के अराउंड आपका जो एनएफएल का मिल जाता है। सब साथ साथ है, सब साथ साथ है, हम साथ साथ है वाला चल रहा है। और जो मैं पी रेशियो के बारे में बता रहा था, देखिए आप फैक्ट का देखिए 465.93 का पी रेशियो है। पता नहीं ऐसा क्या बनाते हैं। खैर मैं रिसर्च तो कर रहा हूँ इसके ऊपर कि कुछ तो बात होगी कि इतना वैल्यू बढ़ गई, अदरवाइज ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बेसिस पर बढ़ी है। ये स्टॉक कभी 40-40 रुपये घूमता था, फैक्ट अपने सामने की बात है। खैर यहाँ पर अगर आप देखें तो 15.76 का पी रेशियो देखने को मिलता है चंबल का। दैट्स वाई चंबल ज़्यादा बेहतर दिखता है कंपेयर टू आरसीएफ और एनएफएल के इस समय। 496 का भाव तो चल रहा है, बट ये ज़्यादा काबिलियत रखता है कंपेयर टू फैक्ट, इवन एनएफएल और आरसीएफ। ये एक समझ में आती है, वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर ना ज़्यादा सही है चंबल फर्टिलाइजर की। अब देखिए अगर मैं आपको दिखाता हूँ एंड सेकेंड लास्ट आरसीएफ का चार्ट और एनएफएल का चार्ट, ये दोनों चार्ट एकदम सिमिलर, जरा सा भी इधर उधर भैया भैया दो भैया साथ साथ चल रहे हैं ऐसा कुछ। मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है, छोड़ दीजिए उसको। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये वाला 200 रुपये, 203 रुपया इस जगह पर। ये जो भैया आपने क्रॉस किया ना ये बड़ी कैंडल बना के, ये उस वजह से। तो 200 रुपये कहीं ना कहीं आरसीएफ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आगे चलकर भी और अभी भी। बजट में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, बट हाँ एक गैप छूटा है एनएफएल में भी आरसीएफ में भी। क्या ये गैप फिलिंग बजट से पहले होनी है मुझे नहीं पता, क्या ये गैप फिलिंग बजट के बाद होनी है मुझे नहीं पता। ये क्लियर है क्योंकि ये बजट का टाइम है और यहाँ पर ना लिक्विडिटी काम करती है। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी, उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देना ही नहीं चाहिए। लिक्विडिटी कब कहाँ झोंकी जा रही है किसी को पता एकदम जो है वो चल नहीं पाएगा, और ना आप समझ सकते हैं कि अगला टारगेट जो है आरसीएफ या एनएफएल ही चलने वाला है। तो ये चीज़ है, साइकिल है, जब जिस तरफ घूम जाए। पता चला कल के दिन एग्रीकल्चर घूम गया तो वो एग्री स्टॉक्स चलने लगे, पता चला कल के दिन यहाँ पर जो रेलवे स्टॉक्स में फिर से घूम गया तो रेलवे स्टॉक्स भाग गए। तो ये एक चीज़ चल रही है ना मार्केट के अंदर, पीएसयू उसके साथ खेल रहे। एक बार ये बजट निकला उसके बाद कोई क्लू है ही नहीं, आ जाओ फिर आप क्वार्टरली नंबर्स पर। एंड लास्ट एनएफएल, जैसा कि मैंने कहा चार्ट दोनों सेम है। यहाँ पर गैप छूट गया भैया, अब ये बजट के बाद होना है बजट से पहले होना है पता नहीं, राइट। बट अभी हाल फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो क्या है, वो है भैया आपका 138, 137। ये 1, 2, 3 ये ऊपर टिक नहीं पा रहा था, अचानक से एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली, और इसने सारे के सारे लेवल उड़ा के रख दिए। 138, 137, 138 ये उड़ गए, उनके ऊपर निकल गए स्टॉक। तो ये, और आपका 2 दिन पहले यहाँ पर जो है ना हाई भी लगाया 160 का, ऐसा नहीं है कि हाई नहीं लगाया, 160 रुपये का हाई लगाया और टिक नहीं पाया। लेकिन सिंगल डे में ही, इंटर डे में ही गिरावट आ गई और उसके नेक्स्ट डे गिरावट आई, और अभी यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये है कहीं ना कहीं 130 और 137 जो है ना वो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं एनएफएल के अंदर, जो कि मुझे लगता है। अब देखिए आपको खुद भी स्टडी करना चाहिए, ज़रूरी है, ताकि ये समझ में आए कि ये सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं। मैं तो एजुकेशनल पर्पस आपके सामने रख रहा हूँ, स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो ये एक ना सबसे बढ़िया बात है कि खुद भी यहाँ पर स्टडी करना चाहिए। तो ये सब है एग्री स्टॉक्स के अंदर, समझ में आ गया, पूरा चिट्ठा आपके सामने रख दिया मैंने जो चल रहा है। और बजट में क्या होगा बजट में नहीं होगा ये तो बात की बात है, बट एग्री तो हमेशा फोकस रही है बजट में।
तो ये सब है आपके सामने हाल फिलहाल। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, खुद की स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आपके कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।